এই হলো ডেডলাইন কমিউনিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড। আপনারা দেখছেন এক্সপ্রেস নিউজ, খবর নেয়, খবর দেয়। ऑडियो ऑन है। हाँ। नमस्कार। कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दुष्यंत कुमार का ये शेर है जो बिल्कुल माकूल बैठता है हमारे लोकसभा के सांसद कीर्ति आजादी पर, क्योंकि 22 गज में जो उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए हैं, 1982 के वर्ल्ड कप के हमारे हीरो रहे हैं। इसके साथ ही साथ 3 बार दरभंगा से सांसद, 1 बार दिल्ली से सांसद, और आज भाजपा में जो लोग मठाधीश बन के बैठे हुए हैं, एक जमाने में कीर्ति आजाद के बैग उठाया करते थे, ऐसे स्टार प्रचारक कीर्ति आजाद जी आज हम लोगों के बीच में उपस्थित है। मैं थोड़ा गर्वान्वित हूँ और थोड़ा फक्र से कह रहा हूँ कि दुर्गापुर लोकसभा केंद्र, जो बर्दवान और दुर्गापुर लोकसभा केंद्र है, मैं भी 30 साल से पत्रकारिता में हूँ दुर्गापुर में, लेकिन आज तक इतना मुखर सांसद मैंने भी नहीं देखा था। मैं एक्सप्रेस परिवार की ओर से, आप सबकी ओर से, एक्सप्रेस न्यूज़ के स्टूडियो में हमारे लोकसभा के सांसद कीर्ति आजाद जी का स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर। मेरा दुर्भाग्य रहा है कि चुनाव के समय में मैं आपको नहीं पाया, लेकिन आज वो कसर पूरी हो रही है। मैं सर, चूंकि आपको पाना मतलब एक अलग तरीके से लोग आपको जानना चाहते हैं। बहुत से लोग दुर्गापुर में हैं जो आपके पार्टी के राजनीति के बाहर भी है, वो शायद आपको उस तरह से, आपको क्रिकेटर के रूप में सब जानते हैं, लेकिन राजनीतिक आपका जो करियर रहा है वो राष्ट्रीय स्तर पर रहा है। तो केंद्र की जो राजनीति में आपका जो दखल रहा है, मैं सिर्फ सर आपसे जानना चाहता हूं, पहले तो ये जो सांप्रतिक काल की जो घटनाएं घटी है भारत पाक के संदर्भ में, इसको आप किस रूप में रेखांकित करते हैं? देखिए, जहाँ तक विदेश नीति रहती है, हाँ। उसमें हमारी नेत्री ममता बंदोपाध्याय भी यही कहती हैं, हम लोग सेंटर के साथ रहते हैं। हाँ। अब युद्ध पाकिस्तान से होना था, दुर्भाग्यवश नहीं हुआ। मैं तो सोचता था कि इस बार खत्म ही सब कुछ हो जाएगा। अच्छा। और जिस प्रकार से टेलीविजन पर देख रहे थे कि इस्लामाबाद को लूट लिया और कराची को समाप्त कर दिया, पीओ को हमने ले लिया, बलूचिस्तान हो गया, तो मैं जिस तरह का हाइप टेलीविजन ने बनाया था, उससे लोगों के अंदर आशाएं बहुत ज़्यादा जगी, जो मैं समझता हूँ कि थोड़ा नियंत्रित रहना चाहिए। बिल्कुल। और यह मीडिया जब नियंत्रित नहीं रहता तो इस प्रकार की समस्याएं आती हैं। और जो भी रहा, मैं इस पर आगे कुछ टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन इतना कह सकता हूं कि पाकिस्तान का आतंकवाद वह आज से नहीं, शुरू से है। एक ट्रम्प साहब ने कहा कि मैंने सीज फायर कर दिया, यह तो हमारे लिए बड़ी गंभीर बात है, क्योंकि हमारा शिमला एग्रीमेंट 1972 में द्विपक्षीय कश्मीर द्विपक्षीय मुद्दा रहा। करेक्ट। उसमें जुल्फिकार अली भुट्टो आए थे जब बांग्लादेश हमने अलग किया था, और इंदिरा गांधी शिमला में बैठी थी, और यह तय हुआ था कि द्विपक्षीय रहेगा, इसके अंदर कोई तीसरा आदमी नहीं आएगा। और ट्रम्प साहब कहते हैं कि 1000 साल पुराना है। पाकिस्तान तो हमसे 75 साल पहले ही अलग हुआ है। तो जिन लोगों को जानकारी नहीं, जो जानते नहीं, वह जब इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री को भी उसी तरह का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, जो अब तक सुनने को नहीं आया। नहीं, लेकिन वो तो 8 बजे अचानक आकर, 8 बजे का समय प्रधानमंत्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो नोटबंदी का हो, चाहे रात को देश को संबोधन का हो। तो 8 बजे तो उन्होंने आकर ऐसा ही कहा कि
जो जो बातें उन्होंने मुद्दे में कही, जो जो बातों को उन्होंने रेखांकित किया, उससे तो यही लगा कि मतलब अभी युद्ध स्थगित है, मतलब कोई मतलब समाप्त नहीं है, और ऑपरेशन सिंदूर का जो हश्र होना चाहिए वो उसके मतलब गंतव्य तक नहीं पहुंचा है। तो ये बीच में अचानक रोकने का आपको क्या लगता है कि ये ट्रंप का हस्तक्षेप था, ना इनकी अपनी कोई मजबूरी थी? जवाब तो सरकार देगी, मैं तो इस विषय पर बोलूंगा नहीं, क्योंकि हम सभी जब तक विदेश नीति है, हम सभी सरकार के साथ हैं, तो इसका जवाब तो सरकार को देना होगा कि क्या ट्रंप के कारण से रुका था, और यदि ट्रंप ने ये बातें कही हैं तो इसमें सच्चाई कितनी है, और इसके अंदर प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, क्योंकि अधिकतर उन्होंने बताया, उनकी मित्रता है, उन्होंने जिस प्रकार से ट्रंप सरकार उन्होंने जाकर अमेरिका में कहा था, उसके बाद यहाँ पर भी कहा था हाउडी ट्रंप जब यहाँ आए थे, और उनका बहुत बड़ा स्वागत भी हुआ था अहमदाबाद में, उस बड़े स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम में। तो ट्रंप ने इनके ऊपर दबाव डाला, और उसके बाद में फिर टैरिफ को लेकर के देखिए, अगर सबसे बड़ा बुली कोई है टैरिफ में, हमारे पास जो रिकॉर्ड है, और जो पार्लियामेंट में जब अवसर मिलेगा तो मैं बोलूंगा कि सबसे बड़ा बुली एक नंबर का अगर कोई है जो टैरिफ लगाता है तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। बिल्कुल, और उसके आंकड़े हैं, भारत छठे पोजीशन पे है टैरिफ का, कि अगर आप सही सलामत हमारे साथ हमारे बातों को नहीं मानेंगे तो टैरिफ हम डबल करेंगे, और इस बात को वन टाइप ऑफ ब्लैकमेलिंग भी तो है ये। तो फिर एक तरफ दोस्ती, एक तरफ ब्लैकमेलिंग को किस तरह से? देखिए, इस मामले में चाइना का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूँ, और मैं तो ये कहता हूँ कि चाइनीज गुड्स हमें खरीदने ही नहीं चाहिए, लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूँ कि चाइना ने भी आईना दिखा दिया। चाइना ने जब आईना दिखाया तो ट्रंप आ गए लाइन पर। अब बैठे आपस में उनके द्विपक्षीय बात होगी, और देखेंगे कि किस प्रकार से टैरिफ को तय करना है। भारत को भी इसी प्रकार से करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका को भारत की आवश्यकता है। अगर चाइना से, सुनिए, भारत का बाजार ही सबसे बड़ा बाजार है, चाइना का बाजार तो सैचुरेशन पर है, सैचुरेशन पर नहीं है। प्रश्न ये है कि चाइना एक बहुत ही मजबूत शक्ति बनकर सामने आ रहा है, उसको कमजोर करने के लिए अमेरिका प्रयास में है। वो चाहता है कि वहां पे जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो इंडिया में आ जाएं। हमारे यहाँ इतना बड़ा लेबर का हुजूम है, सब कुछ है, यहाँ पर हमारे देश में आना चाहिए। लेकिन आश्चर्य इस बात का होता है कि ट्रंप ये बोलते हैं कि सीज फायर मैंने करवा दिया। सीज फायर इसलिए करवाया क्योंकि पाकिस्तान को उन्होंने 6 बिलियन का लोन दिया, आईएमएफ का लोन दिया। जो देश हमारे साथ पुलवामा के समय सब खड़े थे, जब 40 हमारे जवान शहीद हुए थे, और आज तक तो पता नहीं लगा 250 किलो आरडीएक्स कहां से आया, वो हमारे साथ कोई नहीं खड़ा था। चाइना एक नॉन इलेक्टेड मेंबर है आईएमएफ का, वो नॉन इलेक्टेड, इलेक्टेड, दोनों इलेक्टेड मेंबर हैं, नहीं है, न चाइना है न पाकिस्तान है, और उसका समर्थन सभी देशों ने किया और उसको दिया गया, यानी आतंक को पैसा दिया गया। इन सब फिर हमारे घूमकर हमारे पीछे ही खर्चा होने वाला है। इसमें फिर यह है कि कितनी दोस्ती है, कितनी दोस्ती है। एक तरफ तो आपके यहाँ आपके जवानों की शहादत होती है, हमारे मासूम लोग, पर्यटक जो घूमने जाते हैं, उनके ऊपर हमला होता है, हम सब सरकार के साथ खड़े रहते हैं। वहां ट्रंप से आती है कि मैंने सीज फायर करा दिया, और शाम को 1.3 बिलियन, और उसके बाद 2 और खेप के अंदर 6 बिलियन पाकिस्तान को पैसा मिल जाता है। तो क्या दोस्ती है प्रधानमंत्री जी की, ये हम जानना चाहते हैं। विदेश नीति पे उनके साथ हैं, लेकिन यह प्रश्न तो उठेगा ना। नहीं तो, लेकिन विदेश नीति में तो सर ये सवाल भी उठेगा कि एक हाथ से पाकिस्तान अमेरिका को और दूसरे हाथ से चाइना को जिस तरीके से मैनेज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो तो दोनों शक्तियों को साथ में लेकर चल रहा है, और हमारे न चाइना से उतने अच्छे संबंध है, और मतलब ट्रंप ने अमेरिका के साथ संबंध की तो दजिया और पोल दोनों खोल दिया। इसको किस रूप में? यही चीज तो मैं कह रहा हूँ, यही चीज तो जानना चाहता हूँ। चाइना को जहां पे एक तरफ कमजोर करना चाहते हैं, आप भारत में सब कुछ लाना चाहते हैं, उसके बाद लाने के बाद फिर आप कहते हैं एप्पल को कि आप बाहर चले जाइए। तो उनकी नीति क्या है जो वो बार बार ट्रंप बदलते हैं? क्यों नहीं एक जगह पर अडिग रहते हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी अडिग होकर एक बात क्यों नहीं करते? मैं तो यही पूछ रहा हूं, इसके अलावा तो मैं कुछ नहीं पूछ रहा हूं। न तो मैंने विदेश नीति पे कोई बात की है। एक भारतीय होने के नाते नरेंद्र मोदी जी का ये ढुलमुल रवैया क्या है, यह तो बताएंगे ना। उन्होंने कहा था 1 सर के बदले 10 सर लाऊंगा, चाइना को लाल लाल आंख दिखानी चाहिए,
तो ये सब चीजें बताएंगे ना भाई, पाकिस्तान का एक के बदले 10 सर और ये सारा चीजें हैं, तो ये तो प्रधानमंत्री बताएंगे, हम तो उनके साथ। खैर ये तो खैर विदेश नीति पर है, इस पर मर्यादा भी है बात करने की, लेकिन इस लगे हाथ आपसे मैं इसका समापन करूंगा तो दो चीजें मैं आपसे जान लेना चाहता हूँ। एक तो ये है कि जब भी कोई बड़ा निर्वाचन आता है, आरोप ये होता है कि उग्र राष्ट्रीयता को उजागर करके कहीं ना कहीं से भाजपा इस बात का फायदा इलेक्शन में करती है। जब आप देखिए कि उमर अब्दुल्ला जब श्रीनगर के विधानसभा में मतलब शोक प्रस्ताव पर बोल रहे थे, तो उस बंदे ने कहीं से भी ये नहीं कहा कि ये श्रीनगर में जो घटना घटी है या जो लोग मारे गए हैं वो राज्य का मामला नहीं है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर केंद्र के हाथ में है। कभी उन्होंने राजनीति नहीं की, लेकिन आरोप ऐसा है कि भाजपा ने और खुद प्रधानमंत्री ने इसको लेकर राजनीति की। तो अंतोगत्वा तो इस बात को, बिहार का इलेक्शन आने वाला है और भी जो चुनाव आने वाले हैं, तो ये राष्ट्रीयता को उजागर करके कहीं ना कहीं इसका राजनीतिक फायदा तो भाजपा को ही मिलने वाला है, क्योंकि मतलब लगे हिंग लगे न फिटकरी रंग चोखा हो गया। ऐसा क्या बोलेंगे इस पर? आपने बोल दिया, आपका प्रश्न क्या मुझे पूछे? मेरा प्रश्न ये है कि ये जो आज पाकिस्तान के साथ हुआ, पुलवामा के बाद भी जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, आपने देखा था कि सर्जिकल स्ट्राइक आप बोलते हैं विदेश नीति का हिस्सा है, हम लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक को लोकसभा चुनाव में भुनाया गया, उरी के आक्रमण के बाद भी भुनाया गया, इसको भी राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। तो एक तरफ मतलब क्या नाम है कि आप लोग सहमित होकर बोल रहे हैं कि ये विदेश नीति का मामला है, हम लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन आम जनता के बीच में ये मैसेज जा रहा है कि देश भाजपा के हाथों में ही सुरक्षित है। इसको किस रूप में मतलब, और इसको वो लोग भुना भी रहे हैं। इसको जिस इनकी मातृ संगठन आरएसएस ने 2002 तक तिरंगा झंडा अपने नागपुर के मुख्यालय में जिन्होंने नहीं फहराया, जो 4 लड़कों ने अदम्य साहस करके इनका ध्वज गिरा करके वहां राष्ट्रीय ध्वज लगा दिया, उसके ऊपर यह आरएसएस वालों ने केस कर दिया। ये बीजेपी की सरकार थी 2002 में, आपको याद होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, बहुत ही अच्छे नेतृत्वकर्ता थे, वो एक स्टेट्समैन थे, बहुत ही अलग थे लोगों से। उन्होंने वो झंडा 2002 का हटा के लगाया, उसके ऊपर पुलिस केस किया गया। आज चले जाइए नागपुर में जो उनके पास का है, केस किया गया है, 4 को जेल में रखा गया, उस भारतीय तिरंगे को नीचे उतारा गया और फोल्ड करके डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस में रखा गया। 2012 या 14 में उसका निर्णय आया। ये तो कभी तिरंगे का इन्होंने मान ही नहीं किया, ये बीजेपी और आरएसएस वालों ने। ये तो कभी इन्होंने देश के आजादी में साथ नहीं दिया। ये तो मुखबिर थे अंग्रेज के, इन लोगों ने तो मुखबरी की है। मेरे पिताजी को पांव में गोली लगी, संता सेनानी थे, इनके बीच में से एक मुखबिर था जिसने अंग्रेज को जाके बोला कि ये फिश प्लेट निकाल रहे हैं रेलवे का, क्योंकि कलकत्ता से उस सब दिल्ली हो चुका था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो उसमें असला जा रहा था बहुत सारा, तो वो खोल रहे थे, उसी में अंग्रेज आए, गोली मारा, उनका माथा लगा, बेहोश हो गए। वो 6 बार जेल जा चुके हैं, 150 कोड़े खा चुके हैं। आजाद नाम वही उनको मिला, वो बेहोश हो गए जब पटरी पे गिरे। तो जब मर गए 6 लोग, आसपास में आए, बोले अरे भागो तो मर गेल। भागवत नाम था उनका, तो भागो, उनको कॉलेज में लोग बोलते थे, भागो तो मर गेल, भागो तो मर गया। तो उसने कहा नहीं ऐसा लगता तो है कि इसको दम है। तो उनको चमड़े का जूता सुंघाया, पानी फेंका, हो जग गए, बोले अरे भागो तो आजाद भागे। तब से उनका नाम भागवत झा आजाद पड़ गए। अच्छा, तो तब से हम लोग आजाद लिखते हैं। और पिताजी ने कहा कि कहीं पर कोई जातिवाद नहीं करना है, तो कभी भी आप नाम में देखेंगे तो कीर्ति वर्धन आजाद नाम मिलेगा। बिल्कुल, हाँ, आपका विकिपीडिया पे भी। तो ये आपको बताना चाह रहा हूं कि आरएसएन लोगों ने तो कभी किया ही नहीं देश के लिए। मुखबरी करते थे, चिट्ठी लिखते थे। ये जो 2 नेशन थ्योरी है, यह तो जिन्ना ने और ये हिंदू महासभा वालों ने मिलकर किया। नहीं, लेकिन सर आपके मुंह से मतलब ये सब सुनने में अजीब भी लग रहा है, क्योंकि मान लीजिए इस टर्म के पहले तो आप 3 बार सांसद तो भाजपा के टिकट पर ही थे। बिल्कुल, आप तो इनके रग रग से वाकिफ है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं आप उसमें आप भी शामिल थे। जी, मेरे पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया था, लेकिन मैं ऐसा अंधा चूर हो गया था कि मैं समझ ही नहीं पा रहा था। मैं उस विषय को नहीं समझ पा रहा था और मैं वहां चला गया, क्योंकि इनके अंदर पटाने की क्षमता ऐसी है लोगों को। हाँ, मतलब ये जिस प्रकार से हिटलर जर्मन रेडियो पे, उस समय एक ही रेडियो था, तो हिटलर जर्मन रेडियो पे एक झूठ बोलता तो सुबह बुलवाता था। गोबल्स उसका मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेंडा का मिनिस्टर था, उससे सुबह एक झूठ बुलवाता था और पूरे दिन
और एक सप्ताह तक वही उससे वो झूठ बुलवाता रहता था। तो लोग कहते थे हाँ यही सही है, यही सही है, यही सही है। इन्होंने तो इतिहास बदल डाला पूरे देश का। नहीं तो इसका आपको मतलब एहसास करीब करीब 20 साल बाद हुआ। हाँ, तो ये भी तो लोगों को बिल्कुल सही तो बात। कहीं ना कहीं आपकी गलती तो थी। बिल्कुल गलती थी। और आपको एक कहावत मालूम होगा कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। मुझसे गलती थी, मेरे पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया। 1 महीने तक मैं किराए के घर पे रहा। अभी भी दिल्ली में किराए के घर पर रहता हूँ। अभी सांसद दीदी का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे कहाँ से उन्होंने उठाकर यहाँ परिस्थिति बना के फिर MP बनाया। उन्होंने वो पुराने रिश्तों का ख्याल रखा। अन्यथा मेरे पिताजी भी किराए के घर पर रहते थे दिल्ली में, मैं भी किराए के घर पर रहता। खैर आपके पिताजी और आप लोगों के ईमानदारी की तो कस्में खाई जाती है, वो तो ठीक है। एक सर आपकी सत्ता जहां तक आज राजनीतिक है, पैरेलल आपका खेल का भी रहा। एक हम अपने दर्शकों के लिए जानना चाहते हैं कि जैसे ये भारत पाकिस्तान का जो रिलेशन आज के डेट में जितना स्ट्रेन है, ऐसा तो समय समय पर होता रहा है। लेकिन आप लोग तो क्रिकेट खेलते रहते हैं, तो आपका व्यक्तिगत संबंध तो हर क्रिकेटर, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि आपके दिल्ली आवास पर सारे पुराने क्रिकेटर लोग आए हुए थे। तो ये जब माहौल जब इस तरह का होता था तो पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ आपके अनुरोधी संबंध कैसे हुआ करते थे? वो थोड़ा एक फीलिंग्स वाली बात। देखिए मैदान के अंदर तो लड़ाई थी। हाँ। वो तो लड़ाई थी। गाली गलौज चल रहा है, लड़ाई, मैच हो रहा है, बाउंसर जा रहा है, इधर से जा रहा है, उधर से जा रहा है, सिली पॉइंट पे खड़ा है, कुछ से कुछ बोल रहा है, बैटिंग कर रहे हैं या वो बैटिंग करने हैं तो आप खड़े होकर के बोल रहे हैं। लेकिन मैदान के बाहर सब बढ़िया दोस्त, ऐसा बहुत अच्छे दोस्त। और मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान के सियासतदान, पॉलिटिशियंस, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान की ISI, यह 3 हैं जो स्थिरता नहीं चाहते, क्योंकि पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं। और और भारत में जब तक वो ये करते नहीं रहेंगे, भारत कुछ बोलता नहीं रहेगा, तब तक उनकी सियासत चलनी नहीं। वो भीख का कटोरा लेकर के घूम रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या किया जा सकता है? तो वही होता है। तो मैं जब गया वहां पाकिस्तान तो लोग तो बहुत अच्छे थे। हम लोग जब मार्केट में गए, भाई पठानी सूट लेना है और वो तिल्लीदार जूता, लाहौरी जूता लेना है, पेशावरी जूता लेना है, तो हम लोग गए, उसको पता लग गया। उन लोगों ने पैसे नहीं लिए हम लोगों से। क्या बात है? हम लोग जो इतना सामान खरीदने गए थे वो सामान नहीं ले सके। जो आदमी हम लोग को लेके गया था उसको मालूम है क्या सामान चाहिए, तो हमने थोड़ा सा सामान लिया, आ गए, क्योंकि कोई पैसा नहीं ले रहा था। तो उसने पूरी लिस्ट दे करके पूरे मार्केट के लोग, एसोसिएशन आके सामान देके गए सबको, जिसका इसका जो लिस्ट था। मतलब ऐसी बात नहीं है। लेकिन वहां के पॉलिटिशियन, वहां की मिलिट्री, वहां के ISI, ये लोग हैं जो इस प्रकार की हरकत करते हैं और अस्थिरता पैदा करने का प्रयास करते हैं। मतलब आज भी पुराने क्रिकेटरों से आपके व्यक्तिगत संबंध? बिल्कुल। जब तक हाँ, जब कभी मिलते हैं तो संबंध तो है। संबंधों में क्या खराबी है? संबंधों में कोई खराबी नहीं है। पाकिस्तान से के खिलाड़ियों के साथ अच्छा संबंध है, लेकिन वहां के पॉलिटिशियन से कोई संबंध नहीं है, वहां के मिलिट्री, वहां के ISI, किसी से संबंध नहीं है। इन लोगों को जब तक कंट्रोल नहीं किया जाएगा तब तक ये समस्या हमारे भारत पाक की बनी रहेगी। अंतरराष्ट्रीय बात खत्म, एक बार हम आपसे केंद्र की राजनीति पर बात करना चाहते हैं। पिछले दिनों मैंने अभी अपने इंट्रो में कहा कि मैंने भी बहुत दिन राजनीतिक कवरेज किए हैं, तो मैंने कभी भी इतना मतलब मुखर सांसद दुर्गापुर में कभी किसी को नहीं देखा। हालांकि आप हमको शिकायत रह गई थी इस बात की। तो पिछली बार मैं आपको लोकसभा में सुन रहा था, अब की बार टन सरकार टन सरकार की व्याख्या आपसे सुनना चाहता हूं सर। अरे ऐसा था, आप एक चीज देखिए, सब अंधे हुए थे 2014 और जिस तरीके से आपने भागलपुर के सांसद को धोया, मंत्री जी को, बेगूसराय, मतलब बेगूसराय के, तो ये 2 चीज का मतलब ये टन सरकार क्या है? मतलब नहीं, देखिए, जितना झूठ आके मोदी जी ने बोला है उतना झूठ किसी ने नहीं बोला। उस शेख चिल्ली ने नहीं बोला इतना झूठ। शेख चिल्ली वो गरेड़िया बैठे जो कहता था भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, जितना झूठ वो बोला उतना झूठ तो, उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा झूठ तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। चाहे 2 करोड़ नौकरियों की बात हो, चाहे 15-15 लाख रुपए आने की बात हो और बैंक अकाउंट में, चाहे बुलेट ट्रेन बनाने की बात हो, चाहे काला धन लेके आने वाली बात हो, चाहे किसानों का MSP को डबल करने की बात हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पढ़ाने की बात हो, इस तरह की आप अनेकों, स्मार्ट सिटी की बात, स्मार्ट सिटी थी, हर साल बनने थे 100 सिटी। स्मार्ट सिटी पहले 5 साल में बनने थे, यानी कि 200 स्मार्ट सिटी बन जानी चाहिए थी। अब तक भारत जो है वो एकदम टोक्यो होना चाहिए था, वो टोक्यो नहीं हुआ। गंगा की सफाई का मामला था,
ये सारी चीजें थी, लेकिन मोदी जी ने क्या करके दिया, क्या रहा? बात सिर्फ अंततः यही रुक के रह गई कि जब इस बार चुनाव में उनको ये लगा कि वो हार रहे हैं, क्योंकि 240 सीटें हो गई उनकी, 303 से 240 पे आ गए। कोई ये बात नहीं कर रहा कि 63 सीटें कम हो गई हैं, वो माइनॉरिटी में है बीजेपी, जिसके 303 सीट थे जो अपने आप में सरकार थी, वो बाकी समर्थक दल थे, उनको मंत्री बनाया था, लेकिन आज उनको समर्थन लेना पड़ रहा है। और जो मोदी जी बोलते हैं ना एक्स्ट्रा 2AB, कहते हैं ना, देखो वो जो फॉर्मूला है A² प्लस B² प्लस 2AB, तो एक्स्ट्रा 2AB मिल रहा है। तो एक्स्ट्रा 2AB क्या है? उस 2AB में एक A जो है, AB में A जो है वो है आंध्र प्रदेश, और दूसरा जो है वो है बिहार। इनके समर्थन से ही बने हुए हैं। और आज उनके जो आपने प्रश्न पूछा था, मैं उससे फिर आता हूं। आपने जो प्रश्न पूछा, ये चुनाव में इस्तेमाल करते हैं? हाँ, करते हैं। इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। आप मुझे बताइए, इन्होंने तो राम मंदिर नहीं बनाया। राम मंदिर तो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर बना, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। बन गया, अब जो निर्णय हो गया वो निर्णय हो गया। इन्होंने तो नहीं बनाया, ये ढिंडोरा पीटते फिरते हैं। इन्होंने आज तक किया क्या है, ये मुझे बताइए। वो तो 4 शंकराचार्य क्या बोल रहे हैं उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। नहीं, उसमें एक बात और है। आप AB वाली जो बात बोली ना, ये एक इंटरेस्टिंग प्रश्न सप्लीमेंट्री में मैं पूछ लेना चाहता हूं अपनी जानकारी के लिए, कि आप चूंकि बिहार से आते हैं और आज के डेट में 2 बैसाखियों पर मोदी सरकार चल रही है, एक आंध्र प्रदेश और एक बिहार। आंध्र प्रदेश का कोई भी ऐसा मंत्रालय देख लीजिए जो कमाऊ मंत्रालय जो कहा जाता है, वो केंद्र सरकार ने नहीं दिया है। हाँ, नया राजधानी बनाने के लिए बहुत सारा पैसा उनको दिया है। नीतीश कुमार के साथ भी ये है कि बहुत ज्यादा, ललन सिंह को छोड़कर कोई मंत्रालय ढंग का भी नहीं है। तो आपको ये बड़े, हम लोग भोजपुरी में कहते हैं कि बिना मंगनी के बियाह कटपटी पर सिंदूर, ये जो कहानी है, ये राज क्या है? आपको क्या लगता है कि क्यों, किस मजबूरी में ये दोनों समर्थन कर रहे हैं? इन लोगों को हासिल क्या हुआ समर्थन करके? ईडी से बच गए, इनकम टैक्स से बच गए। ये नायडू साहब, चंद्रबाबू नायडू, जेल में बिता के आए हैं समय, आपको मालूम है ना? हाँ, वो तो आप जानते हैं, जेल में बिता। हाँ, उन्होंने अपने भाषण में भी कहा था कि मैं मुझे अलायंस करने पड़ रहे हैं जो मैं करना नहीं चाहता, लेकिन ये मजबूरी है। उनको ये नहीं मालूम था कि मोदी जी बुरी तरीके से हार रहे हैं, तभी मीट मछली मांस सब कर रहे थे। दूसरा है नीतीश कुमार जी को, उनके और उनके कुछ साथियों के ऊपर गंभीर आरोप हैं। अच्छा, वो है जो मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, ब्रिजेश पांडे, आपको याद हो जी, पाठक या पांडे, क्या नाम था उसका? ब्रिजेश पाठक जी। उसमें बताया जाता है कि वह लोग जो नाबालिग लड़कियों के साथ अत्याचार होता था, उसकी कड़ी वहां तक पहुंचती है, उस घर तक। अच्छा, हाँ, यही कारण है। दूसरा एक था सृजन घोटाला, जिसमें सुशील मोदी जी स्वर्गीय हो गए और नीतीश कुमार भी, इनका भी नाम था। तो यह सब चीजें देखिए, इतना बढ़िया तरीका से बीजेपी ने किया, आज सरकार में बैठी है। ईडी, आईटी, सीबीआई, इन सबों को लेकर यह सरकार चला रही है। अन्यथा जिस समय मोदी जी को लगा वो हार रहे हैं, उनको तीसरे फेज के बाद पता लगा, आपने देखना शुरू कर दिया कि आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे, आपकी बकरी उठा लेंगे, आपकी 2 भैंस है तो 1 भैंस ले जाएंगे, मीट खाते हैं, मछली खाते हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि देश के 82% लोग मांस खाते हैं। आप पूरब में चले आएंगे, जहां शक्ति काली की पूजा होती है, हमारे यहाँ श्यामा माई की पूजा, जिसको माँ काली बोलते हैं, वहां बलि चढ़ती है, उसका प्रसाद खाया जाता है। इनको क्या मालूम दशम महाविद्या क्या है? श्यामा तारणी, शोक्षी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धुआंवती, बगला, मातंगी, त्रिपुरा सुंदरी, इसकी मैं तंत्र साधना करता हूं। इनको कहां मालूम? ये क्या जानते हैं देश में सनातन क्या है? इनको मालूम है क्या? इनको मालूम ही नहीं। ये बोलते हैं कि एक ही रंग है, भगवा। भगवा एक रंग है, लेकिन हमारे धर्म में तो अनेकों रंग है। हाँ, बिल्कुल। सोमवार चंद्रमा जो महादेव के जटा में इतराता है, वह सोमवार है, सफेद है। मंगल बजरंग बली का दिन है, वह लाल है। बृहस्पति, बुद्ध प्रकृति है तो हरे हैं। बृहस्पति देवताओं के गुरु थे तो ज्ञान का रंग पीला है। शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु थे तो सफेद है या राख है। शनि महाराज सब जानते हैं, जय हो, जो मैंने पहना है नीला या काला। बिल्कुल। और रवि सूर्य, उनके तो इंद्रधनुष है, सतरंगे हैं।
तो अनेकों अनेकों रंग है। उत्तर में शिव है तो सफेद है, दक्षिण में अयप्पन है तो काले हैं, पूरब में मां काली है तो सिंदूर और टीका लाल है, पश्चिम में गणेश हैं यानी ज्ञान है तो वो पीला है। बिल्कुल। उसके बाद फिर ये बैठे बात करते रहते हैं। अच्छा, जिनको अपने धर्म का मालूम नहीं, ये दूसरे के धर्म में घुसते हैं। सर एक चीज, मतलब मेरा भी सौभाग्य कहिए, सौभाग्य हुआ है, मोदी जी को बहुत नजदीक से मैंने भी देखा, आपने भी देखा है। तब की राजनीति जो भाजपा की थी और आज की जो भाजपा की राजनीति है, आप चूंकि उस समय भाजपा के स्टार प्रचारक हुआ करते थे, मेरे को पता है कि बहुत से बड़े बड़े नेता लोग आप लोगों को एयरपोर्ट पर रिसीव करने जाते थे। बोले ना मोदी जी आते थे, नरेंद्र मोदी जी आते थे, तब अमित शाह कहीं नहीं थे, वो खड़े होकर हम लोग का स्वागत करते थे। गुजरात में 3 सीएम के साथ किया था, जिसमें सुरेश मेहता, केशु भाई, और उस समय मैंने मोदी जी को देखा था जब वो कुछ नहीं थे, जब केशु भाई, देखिए वो जब मैं जाता था, मैं आपको बताता हूँ, हमारे जब हम बने उस समय बीजेपी में कोई छूता नहीं था। मेरे तो अकल पागल हो गई थी, मेरे पिताजी ने घर से निकाल दिया था, लेकिन 6 लोग थे, खूब इन्होंने इस्तेमाल किया। अंग्रेजी बोलते हैं यूज, मिसयूज एंड अब्यूज किया। सही बात। 6 लोग थे, अटल जी, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, शत्रुघ्न सिन्हा और हम, 6 लोग। जो हेलीकॉप्टर मिलता था हम लोग को। प्रमोद महाजन महाराष्ट्र और गोवा तक थे, सुषमा स्वराज हरियाणा, पंजाब और दिल्ली तक थी, कल्याण सिंह जी यूपी में लगे हुए थे, राजनाथ सिंह जी को यूपी के बाहर कोई जानता भी नहीं था, पश्चिम यूपी के बाद में जना कृष्णमूर्ति थे आपके तमिलनाडु में, और वेंकैया नायडू थे आंध्र प्रदेश में। तब आंध्र प्रदेश था, तेलंगाना था नहीं। इसके अलावा जहां होता था हम ही जाते थे। 4 गुजरात में संजय जोशी महामंत्री थे, बहुत अच्छे संगठन थे हम लोगों के, बहुत अच्छे संगठन थे, उनको भी षड्यंत्र के माध्यम से निकाला गया, सफाया कर दिया गया। 4 जिले के महामंत्री प्रभारी थे माननीय नरेंद्र मोदी जी। बड़ौदा था, गांधीनगर अडवाणी जी का था, अहमदाबाद था, और एक और सीट थी, ध्यान नहीं आ रहा। इन 4 के प्रभारी थे, और जब कभी हम जाते थे तो आदरणीय मोदी जी आते थे हमें लेने के लिए एयरपोर्ट पर। वहां से हम लोग साथ में जाते थे, तब हमारी गाड़ियों में एसी वेसी कुछ नहीं होता था। तो खूब प्रचार किया हमने, खूब प्रचार किया। 99 में जब आए, हमने, हमारा दीदी से मुलाकात 84 में ही हो गया था। जब वो आती थी बड़ा फायर से बोलती थी, तो पापा बोलते थे बहुत आग है इसमें, देखना कुछ करेगी। मेरे पिताजी भी उस समय सेंट्रल मिनिस्टर थे, 6 बार MP बने, चीफ मिनिस्टर रहे, तो बोलते देखो इसमें आग है, लड़के में कुछ करेगी। क्योंकि दीदी उस समय लेफ्ट के खिलाफ में खूब बोलती थी, सोमनाथ चैटर्जी को हरा के आई थी। तो तब मिला पर रहती थी। उसके बाद वो फ्लैट में रहती थी, फ्लैट पे पुराना गाड़ी उनके पास फिएट, वो एक तरफ खुलता, इटालियन गाड़ी, दोनों दरवाजे एक तरफ खुलता था। रतन दा उनके साथ में रहते थे, वो वहां रहती थी। फिर उसके बाद 91 में स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनी, नरसिम्हा राव को। हाँ, वहां स्पोर्ट्स में, तब मैं उनसे 1-2 बार मिला। फिर मैं MLA बन गया, उसी क्षेत्र में था, गोल मार्केट। फिर बीच उनसे नहीं भेंट मुलाकात हुई। फिर 99 में जब मैं MP बना, अब प्रेम देखिए, वो वात्सल्य देखिए एक बड़ी बहन का। बोली तुम आया नहीं इतने दिन का, हमको मिला नहीं, ये तो तुम बड़ा गड़बड़ किया, तुम कैसे नहीं कर, तुम हमको बड़ो दीदी बोलता है, तुम हमसे मिला नहीं। मैंने कभी भी उनके नाम का दुरुपयोग नहीं किया, और ना आज तक करूंगा, न मरते दम तक करूंगा, जरूरत भी नहीं आपको। तो उन्होंने बात होता रहा, तुम बताओ क्या तुम्हारा करना है दरभंगा का। हम बोले दीदी वो एक ट्रेन का है, वो गंगा सागर 1 दिन चलता है, जरा और चल जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक है, हमको लिख के देगा। तो हम 3 चीज लिख के दे दिए। ये आज तक इतिहास में नहीं हुआ कि जब वह रेलवे का बजट पढ़ रही थी तो उन्होंने कहा कीर्ति कहाँ है, वो पीछे खड़ा था, मैं जी खड़ा, अरे तुम हमको एक बोला, तुम हमको 3 चीज लिख दिया। अब हम घबरा गए कि दीदी तो एकदम टाइगरस है एकदम। तो हमने कहा कि दीदी तो यही डांटेगी, तो तुम हमको 3 बार लिख दिया। हम बोले दीदी गलती हो, बोला नहीं कोई बात नहीं, हम तीनों कर दिया। अच्छा। वो तीनों कर दिया। वो रिलेशन था, भाई पोटा दीदी हमको कर दी थी। फिर उसके बाद हम रहे वहां, अरुण जेटली का भ्रष्टाचार हमने उजागर किया, उसी पर तो उस पर हमने कहा जाके नरेंद्र मोदी जी को कि आपने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अरे छोड़ो, तो ये है, अमित शाह से मिले, अमित शाह बोला अरे ये सब तो चलता रहता है, आप बताओ ना क्या चाहिए, आपका मंत्री परिषद हो गया, फलाना हो गया। मैंने कहा हमारा बाप देख रहा है ऊपर से बाबा, वह बहुत नाराज होगा, हमसे ये ना होगा। बोले हम फक्कड़ आदमी था, आज भी फक्कड़ है, किराए के घर में रहता है, हमको कुछ नहीं चाहिए। हम MP रहे नहीं रहे, कीर्ति आजाद तो 83 विक्टोरियस वाला रहेंगे। बोला अरे आपका घर नहीं, 1 क्या 2 हो जाएगा। ये आप सुनिए, ये मैं आपके सामने आज टेलीविजन पे बोल रहा हूँ। मैंने कहा मुझे माफ करिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बिशन सिंह बेदी है, मोहिंदर अमरनाथ है, मदन लाल है, ये सब सीनियर क्रिकेटर हैं। भ्रष्टाचार भरा हुआ कागज मेरे नहीं है, ये कागज जो इन्वेस्टिगेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कराए हैं उसके हैं। अब उसकी जांच करा दीजिए, अगर हम गलत है तो जहां बीजेपी का झंडा लटकता है वहां हमको लटका दीजिए।
अन्यथा हमको न्याय करवा दीजिए। उन्होंने कहा नहीं ये तो नहीं हो सकता। हमने कहा अच्छा प्रेस में यही कह दीजिए कीर्ति आजाद ने जो कहा है, ये भी नहीं हो सकता। हमने कहा अच्छा ये बोलिए इनसे बात हुई है देखेंगे, बोले ये भी नहीं बोल सकते। तो हम बोले फिर माफ कीजिए हमको भी। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, 2 दिन के बाद बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले हम, और उसके बाद हम बाहर चले गए। दीदी ने बड़े प्रेम से, कहाँ पड़े हुए थे, बड़े प्रेम से हमको लेकर के आई। इन्होंने वो बड़ी बहन का रिश्ता निभाया। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों में मेरा प्रणाम है दीदी के, और दीदी के लिए अंतिम दम तक लड़ाई लड़ूंगा। सर इसके आपकी भावनाओं का कद्र करते हुए मैं एक शब्द पूछना चाहता हूँ कि दीदी ने आपको आपके पुराने संबंधों, आपके पिताजी के संबंधों के का मान रखा और आपको दोबारा यहाँ पर लेकर आया। आपने जिस लेवल पर भाजपा में काम किया, आपको क्या लगता है कि आपके लिए वो सांगठनिक हो या फिर प्रशासनिक हो, कोई मौका है आपके जैसे स्ट्रेचर के आदमी के लिए यहाँ रहकर काम करने का? मतलब इस आपको नहीं लगता है कि मतलब तालगाछ से गिरकर आप खजूर पर अटक गए ना? हम तो समझते हैं कि जिस जगह आए हैं यहाँ पर काम करने की बहुत स्वतंत्रता है। अच्छा, यहाँ आप काम कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक ही एजेंडा था। जैसे एक घोड़े के सामने आपने देखा ना, ऐसा लगा रहता, उसको एक ही रास्ता दिखा के रखते हैं। जिस तरह किसी ने विजय शाह ने कह दिया कि आतंकवादियों की बहन को हमने भेजवा के उनको पिटवा दिया, ये चीज यहाँ पर नहीं होती है। यह लोग बोलते हैं कि दीदी का नाम लेकर के माइनॉरिटीज के बारे में, दूसरे के बारे में। हमने देश भर में खेला, देश के कोने कोने में गए, भारत के मैच खेल करके आए। हम दरभंगा में भी रहे, बिहार में भी खेल करके आए। लेकिन जो आपसी सद्भाव ये ममता बंदोपाध्याय के बंगाल में है, जो यहाँ के बंगाल की संस्कृति में है, जो बंगाल में एकता है कि सड़क के एक पार मुसलमान और सड़क के एक पार हिंदू रहते हैं और दोनों जाकर एक दूसरे के त्योहार में भागीदार होते हैं। बिल्कुल, ये तो है। ये चीज आपने देखा। यह एक बार मोदी जी के मुंह से भी निकला कि जब ईद होता था तो मेरे घर में खाना नहीं बनता था। तो फिर आज वो ऐसे विद्वेष वाली बातें क्यों करते हैं? जब ईद में बच्चे, एक मिनट, जब ईद में आप बच्चे में आप उस समय वहां ईद खीर खाते रहे तब तक ठीक था। आज राजनीति के लिए आप पोलराइजेशन करना चाहते हैं। इस देश की एकता, इसकी अखंडता को आप तोड़ना चाहते हैं। इस देश में जो फौज है, वो फौज न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है, वो हिंदुस्तानी है, वो भारतीय है। और जब भारतीय है तो फिर जब इनके लोग इस प्रकार से बोलते हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी को देखा आपने, क्या बिल्कुल अदम्य साहस वाली लगती थी हमारी बेटी। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, आसनसोल में एक तृणमूल कर्मी का के दिन बच्ची पैदा हुई तो उसने उसका नाम कर्नल सोफिया रखा है। तो आप सोचिए। हाँ। आप एक चीज मुझे बताइए कि वो अदम्य साहस, वो विशाखा विंग कमांडर, आप इन लोग के बारे में सोच सकते हैं कि क्या है, इनको दिखाया क्या मास्टर स्ट्रोक था? और ये क्या बोलते हैं, क्यों नहीं अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने उसके खिलाफ में कार्रवाई की है? नहीं, रमेश बिधूड़ी का क्या किया? जो लोकसभा में खड़ा होकर गाली दिया, उसका क्या किया? क्या करेंगे? अरे तो वो तो प्रज्ञा ठाकुर भी बोली थी नाथूराम गोडसे जिंदाबाद, तो क्या हुआ? छोड़िए ना, अभी की बात करिए ना। नहीं, लेकिन प्रज्ञा ठाकुर की जो बात आप बोल रहे हैं, प्रज्ञा ठाकुर को एनआईए ने फांसी मांगा है। कहीं ना कहीं प्रज्ञा ठाकुर का पाप बोल रहा है। अब मैं उस बात से नहीं जाना चाहता हूं। मैं जिस बात पे हूं उस बात पे रहना चाहता हूं कि विजय शाह ने जो बात की है, मध्य प्रदेश के विजय शाह ने, जो मंत्री है मध्य प्रदेश का, क्या लाल किले का बहादुर शाह का वरद हस्त इस मध्य प्रदेश के विजय शाह को प्राप्त है? कौन है बहादुर शाह लाल किले का? भाई अंतिम मुगल राजा तो बहादुर शाह ही था। तो बहादुर शाह कौन है? जिसको 2 गज जमीन नहीं मिली। जो 2 गज जमीन नहीं मिली है कूचे यार में, कूचे यार में है। वो कहाँ, वो बेचारा बर्मा चला गया, म्यांमार ले गए उसको, वहां चला गया। तो आज परिस्थिति ऐसी बन रही है, जब लोग बहादुर शाह बन गए हैं और विजय शाह जैसे को बचा रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब इनको मुंह की खानी पड़ेगी। और यही ईडी, यही सीबीआई, यही आईटी इनको उल्टा काटने के लिए आएगा। नहीं, यही ईडी, यही सीबीआई उनको पहले भी ग्रिल कर चुका है सर, घंटों। मतलब गुजरात में मुख्यमंत्री बनने के पहले 92 के दंगे को लेकर तो हुआ है। वो यही तो अपनी सफाई में वो कहते हैं कि हम लोगों को भी तो ईडी और सीबीआई को हम लोगों ने फेस करके आज यहाँ पहुंचे हैं। तो ये तो उनका कहना हमेशा से रहा। लेकिन एक चीज है ना, उस ईडी में कितने लोगों के ऊपर, इन्होंने 5000 से ऊपर लोगों के ऊपर केस किया है।
5 के अंदर नहीं निकला है अभी तक कुछ। कितने लोग निकले बताइए? उस 5,000 में 3,500 तो पॉलिटिकल है। एक केस प्रूव नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि ये अजीत पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया, इसने सिंचाई घोटाला किया, हम इसको जेल में डालेंगे, हम इसको बंद करेंगे। 4 दिन के बाद वो डिप्टी मिनिस्टर बना हुआ था महाराष्ट्र में, बीजेपी के साथ मिल गया। मंत्रालय कौन सा मिला? फाइनेंस, वित्त, जिसके ऊपर 70,000 करोड़ का घोटाला लगा रहे हैं। जिस हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में तुम बोल रहे हो, जिस हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में तुम बोल रहे हो, जिस पर तुमने ईडी लगाई, वो तुम्हारे पास आ गया तो आज तुम्हारा सीएम है। लेकिन ये तो कहीं ना कहीं आप इस बात को मानेंगे कि शरद पवार जैसे आदमी को खत्म कर दिया ये तोड़कर। आप मुझे एक चीज बताइए, वो बंगाल में भी तो पुनः बने रिपीट हो सकता है। हाँ, यहाँ नहीं कर सकता, यहाँ नहीं कर सकता। आप मुझे बताइए, बीजेपी जिसके कंधे पर बैठकर वैतरणी को पार किया, जिस नदी को, गंगा को उसने जिसके कंधे पर बैठ के पार किया, उसी के पीठ में खंजर भोंका, मुंह में राम, बगल में छुरी। जिस शिवसेना ने महाराष्ट्र में इसको खड़े होने की जगह दी, इसने उस शिवसेना को खत्म कर दिया। जिस शरद पवार ने इसके साथ खड़े होकर के कांग्रेस को निकाला, उस शरद पवार के इसने 2 फाड़ कर दिए, शिवसेना के भी फाड़ कर दिए। दीदी भी तो कभी उनके साथ खड़ी थी। जी हाँ, तो आज समय पर निकल गई ना। हाँ। समय पर निकल गई ना। ये तो अंधे बने रहे अंत तक, और वही मौका ढूंढते रहे। वो दीमक होता है ना, अगर उसके ऊपर उसका ट्रीटमेंट नहीं करोगे ना, तो वो दीमक अंदर घुस घुस पूरी लकड़ी खाता है। फिर एक बार ऐसे भूसा मारेंगे तो सब लाह की तरह ढह जाता है। जैसे शिवसेना ढह गई, एनसीपी ढह गई, अकाली दल का क्या हुआ? बुरा हाल हुआ। ठीक है, इन्होंने जिस पीडीपी को गाली दिया, महबूबा मुफ्ती को, उसके साथ इन्होंने सरकार बना ली। जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ फारूक अब्दुल्ला, जो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में थे, उसको उन्होंने साफ खत्म कर दिया, निकाल के खत्म कर दिया, महबूबा मुफ्ती के साथ चले गए। जो चुपचाप बैठा हुआ एक शरीफ आदमी नवीन पटनायक इनकी मदद करता रहा, उसको अंत में आके उसको खा गए। तो उन्होंने वही किया। जो लोग समझदार थे, जो जानते थे इनका क्या है, दीदी रही मिनिस्टर, सॉलिड काम किया। एंटी कोल्यूजन डिवाइस उन्होंने शुरू किया, इन्होंने 10% तक अभी तक पूरा नहीं किया, जबकि वहां पर पैसा छोड़ करके गई थी। आज रेलवे का क्या हाल है आप वो देख लीजिए। वो समय से चली गई, छोड़ के चली गई। क्यों? क्योंकि उनका मुद्दा था, वो अपने मुद्दे पर अडिग थे। उन्होंने कहा मुझे मंत्रिपरिषद छोड़ना पड़ा, ममता बंदोपाध्याय ने कहा कि मुझे मंत्रिपरिषद छोड़ना पड़ेगा तो मैं छोड़ूंगी, लेकिन मैं अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं कर सकती, और वो चली गई। और आप देख लीजिए कि पीछे ही अभी चुनाव हुआ था ना, 6 बाई इलेक्शन में थे ना, उस 6 बाई इलेक्शन में नरेंद्र मोदी जी आए थे, दीदी ने मारा छक्का बाउंड्री के बाहर, 6 के 6 ले गए। इनके 77 थे, 65 रह गए। इनके सारे बहुत सारे एमएलए अभी भी कूदे 30-32 के। कल भी जॉन वार्ला शायद जॉन किए। हाँ, 32 लोग आने के लिए तैयार है, क्योंकि वो लोग जानते हैं, सब जानते हैं, अरे यहाँ की संस्कृति जो है ना, बंगाल की संस्कृति बेहतरीन है संस्कृति। नहीं, लेकिन सर मैं आपसे लगे हाथों ये भी पूछ लूं कि एक एक करके जो आरएसएस का एजेंडा रहा है, उसको भाजपा ने बड़ी नृशंसता से उसको इम्प्लीमेंट किया है। चाहे जो भी आज से 20 साल पहले, 50 साल पहले नागपुर में तय हो गया, आज आप उसका रूपांतर और उसका कार्यान्वयन देख रहे हैं। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि अगर से एक हाइपोथेटिकल प्रश्न है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब मान लीजिए कि 27-28 में या 30 तक अगर फाइनल हो जाए, तो आपको क्या लगता है कि आंचलिक दलों का कोई अस्तित्व बचेगा? क्यों नहीं बचेगा? आप मुझे ये बताइए, अगर ये 31 जो राज्य हैं, केंद्र शासित राज्य हैं, इनमें 31 में इलेक्शन हो गया, तो क्या 31 के 31 में सरकार बन जाएगी? इससे 5-6-7 तो होंगी जहां पर तो सरकारें नहीं बनेंगी। जहां सरकारें नहीं बनेंगी वहां क्या करेंगे आप? वहां पे 5 साल के लिए गवर्नर रूल लगा देंगे, यानी कि आप वही लेके आएंगे जो पाकिस्तान में है, जो मिलिट्री चला रही है, आप गवर्नर के माध्यम से चलाएंगे। और कोई जरूरी थोड़ा ना कि ये सरकार आ जाए, ये कोई जरूरी थोड़ा ना ये सरकार आ जाए। उसके बाद आप नीचे पंचायत लेवल से, म्युनिसिपल लेवल से, जिला परिषद से, विधायक से एमपी तक अनेकों इलेक्शन होते हैं। उन सब इलेक्शन को वन नेशन वन इलेक्शन कर देंगे। जो लोगों को अवसर मिलता है वोट देने का, नीचे से नीचे पंचायती राज से लेकर ऊपर तक का, क्या आप उनको वंचित कर देंगे?
आप समझने की कोशिश कीजिए। ये तो नहीं, आप मुझे बताइए, अगर ये 31 राज्यों में 10 राज्यों के अंदर सरकार नहीं बन पाई, फिर क्या होगा? फिर इलेक्शन दोबारा होंगे नहीं होंगे? नहीं, वही तो माने किसी ना किसी की तो बनेगी। वहां आंचलिक दलों का क्या भविष्य होगा? क्यों? माने एक देश एक राज्य एक संविधान एक विधान वाला जो इनका स्लोगन है, तो उसमें तो मतलब ये तो एक देश एक विधान, तो कश्मीर में से 2 विधान हटा दिए इन्होंने, उसी को लेकर 2 विधान तो कह रहा हूं कि सब कुछ। अरे बात तो पूरा सुनिए। हाँ। एक देश एक विधान एक निशान एक संविधान, संविधान भी एक है, देश भी एक है, 2 विधान कश्मीर का हटा दिया, एक रह गया, ठीक है, एक निशान है। तो क्या है मतलब उसके अंदर? तो देश ही वही है, हमारा झंडा है, हमारा संविधान है, हमारा देश है, 2 थे अब 1 हो गया, इनकी मर्जी से जो चाहते थे। तो इसमें क्या चीज है? ये तो कश्मीर को लेकर 2 विधान बोलते थे ना, वो तो इन्होंने समाप्त कर दिया, 2 विधान समाप्त कर दिए। तो अब जैसे वो लोग बोल रहे हैं कि आचार संहिता के चलते डेवलपमेंट रुक जाता है, तो इसके चलते एक बार में एक मतलब एक वन नेशन वन वोट। मैंने आपसे फिर दोबारा पूछता हूं, अब ग्लास को उल्टा कर दें और उसमें पानी डालें तो नहीं जाएगा, तो मैं आपसे पुनः पूछता हूं, मान लीजिए 10 राज्यों में सरकार बनी ही नहीं, फिर क्या होगा? फिर इलेक्शन होगा नहीं होगा? तो फिर 21 में एक समय होगा, 10 में एक समय होगा, फिर 10 में से कुछ हो सकता है 2-4 सरकारें चलें, 2-4 सरकारें टूट जाएं, फिर उसका इलेक्शन होगा क्या? ये बेकार का बात है, ये कुछ नहीं है, इनके पास कहने को कुछ नहीं है, ये संविधान को तोड़ना चाहते हैं। बेकार का बात तो आप लोगों ने वाकफ पर भी बोला था कि बेकार का बात है, लेकिन देखिए इस देश के हल्ला में तो दब गया ना। देखिए, हम तो वक्फ के बारे में कुछ जो हम लोगों को कहना था हमने कह दिया, जो आज सुप्रीम कोर्ट कह रही है। आज आपको ये मानना पड़ेगा कि वक्फ कानून पूरे देश में लागू हुआ, लेकिन दंगे सिर्फ बंगाल में हुए, तो ये तो उनको मोरल हाई ही मिलता है, बंगाल को बदनाम करने का जगह मिलता है उनको। तो क्योंकि उन्हीं के लोग घुसे थे ना, उन्हीं के लोग घुसे थे ना। किसी और जो बीजेपी का राज्य है, बीजेपी के राज्यों में हिंदू हो या मुसलमान, अभी वो आपका ही तो आप साथ ही मानेंगे अपने बिरादरी का 4 PM न्यूज, उसको कर दिया बैन कि नहीं कर दिया? कर दिया था कि नहीं कर दिया था? तो आदमी कोई बोलने से डरता है? कोई भी आदमी, हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी हो, सिख हो ईसाई हो, इनके राज्य में कोई बोलने से डरता है, पत्रकार नहीं बोलते। अब एक भी पत्रकार ने प्रश्न पूछा जो विजय शाह ने कहा? नहीं कहा। यहां पर आके इन्होंने बरगलाने की कोशिश की, अंत में जाकर ये कहा कि बांग्लादेश से आए थे, केंद्र सरकार ने कहा ना, तो तुम क्या कर रहे हो? जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, उन्होंने कहा बॉर्डर पार से, तुमने कहा केंद्र वाहिनी तुम्हारी, ठीक, पूरा सब कुछ तुम देखते हो, बॉर्डर तुम्हारा, फिर घुसते कैसे हैं? इसके लिए जवाब तो अमित शाह देगा ना, और अमित शाह के साथ में मोदी जी देंगे कि कहां से घुस रहे हैं। बेकार में फालतू का बदनाम करते, ये हो गया, ये भेड़िया है, भेड़िया है, भेड़िया, हर एक बार आकर के कह के जाते हो दीदी ओ दीदी, और उसके बाद फिर तो दीदी भी तो मिठाई और फल बेचती है, आम बेचती क्यों है। नहीं? ये देखिए, ये है शिष्टाचार। ये आप करे तो शिष्टाचार, और दीदी दीदी वो करे तो मतलब नहीं। देखिए, एक होता है कटाक्ष में, एक होता है, मानते भी तो है, नहीं, एक मिनट, ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं। देखिए, एक होता है सम्मान। दीदी, हम वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी से अलग हो सकते हैं, लेकिन कभी भी जो एक संस्कार होता है उसको नहीं भूला गया। मैंने आपसे कहा कि जो बंगाल में संस्कृति और संस्कार और परंपरा है, वो परंपरा देश के लिए एक उदाहरण है। बिल्कुल, इसलिए तो हम लोग यहाँ पे। लेकिन आप मुझे ये बताइए, प्रधानमंत्री मोदी ने इन 11 सालों के अंदर किसी विपक्ष से बात की? ऑल पार्टी मीटिंग में गए इन 2 में? मामला तो बहुत था, पाकिस्तान वाला बहुत सीरियस मामला था, गए क्या? तो लार्जर देन लाइफ हो गए हैं। वो तो कहते हैं मैं भगवान का अंश हूं, जब तक मेरी माँ जिंदा थी बायोलॉजिकल नहीं हूं। हाँ, मैं बायोलॉजिकल नहीं है, मतलब भगवान का अंश है। अब भगवान के अंश है तो ये क्यों हो रहा है? क्यों नहीं देख पाते हैं कि जब अटैक हो रहा है? 7 दिन पहले ये जो अटैक हुआ है, ये मैं आपके माध्यम से यहाँ उजागर कर दूं, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दूं, उसके 7 दिन पहले अखबारों में भी आया है, वहां अमित शाह गए। ये बाईसारन जो जगह है, ये बहुत ही लोकप्रिय जगह है, यहाँ पर लोग जाते हैं और वहां पर उसका आनंद उठाते हैं। पहलगांव से आप जैसे ऊपर चढ़ेंगे, 2-3 किलोमीटर ऊपर चढ़िए, तो वहां पर से सेना हटा दी गई, वहां से अर्धसैनिक बल हटा दिए गए, वहां से जो जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग थे उनको हटा दिया गया। कुछ नहीं हो रहा, यहां से हटा करके देखो लोग आ रहे हैं। यह केवल आज
इस बात को बोलने से कतरा रहे हैं कि आपने यह लोगों को क्यों हटाया। फेलियर, इंटेलिजेंस फेलियर नहीं नहीं नहीं, इनके पास इंटेलिजेंस था। इनके पास इंटेलिजेंस था कि 100 से ऊपर लोग घुस चुके हैं। अच्छा। और ये मैं आपको बता रहा हूं, पुलवामा, आप ये देखिए, जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं 24 अटैक आतंकवाद के हमारे देश पर हुए। हम लोग पुलवामा से शुरू करते हैं जिसका इन्होंने राजनीतिक फायदा उठाया। 40 जवान हमारे शहीद हो गए। 23 चिट्ठी लिखी सतपाल मलिक ने, जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, कि बहुत बड़ा कंटिंजेंट है, ये लिखा हुआ भी है, ये रूल भी है कि इतना बड़ा कंटिंजेंट आए तो उसको हवाई जहाज से लेकर के आओ। छोटे छोटे जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 40 लोग शहीद हुए, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? अमित शाह अगर जिम्मेवार नहीं है तो कौन जिम्मेवार है? उसको अरेंजमेंट करना था, उसने नहीं किया, उसने ऐसे ही छोड़ दिया बात को। आज तक ये नहीं पता लगा कि 250 किलो आरडीएक्स कहां से आया। पठानकोट में जो हमारा एयरफोर्स बेस है, बहुत महत्वपूर्ण बेस है, वो पठानकोट जो चाइना और पाकिस्तान दोनों को देखता है, उस पठानकोट में अटैक हुआ, बम गिरे, नुकसान हुआ। और जब पाकिस्तान ने कहा ये नहीं है वो नहीं है, तो इन्होंने आईएसआई के लोग, आईएसआई जिस प्रकार से अपना इंटेलिजेंस ब्यूरो है वैसे उनका है आईएसआई। आईएसआई जो दंगे करवाता है, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कराता है, आईएसआई के लोगों को लेकर के नरेंद्र मोदी की सरकार आई दिखाने के लिए। आप सोचिए कि कितना उसको वहां का पता लगा होगा। उरी में हुआ, सीरीज एक से क्या सब में इनका फेलियर था। अरे मैं समझ सकता हूं कि एक मिनट, टोके मत। एक में फेलियर हो सकता है, 2 में फेलियर हो सकता है, 3 में मान लिया फेलियर हो सकता है, नहीं आपका लेकिन 23 में, अरे तो मुझे आप बोलने दीजिए या तो आप बोल लीजिए। 23 में जो अटैक हुए, इसमें उनके पास कोई भी इंटेलिजेंस नहीं था। पुलवामा का बार बार कह रहे हैं आपको, गवर्नर बोल रहा है, तो ऑब्वियसली आपके पास तो सूचना हो रही होगी। पठानकोट पे अटैक हुआ, आपको मालूम नहीं? उरी में अटैक हुआ, आपको मालूम नहीं? कठुआ में अटैक हुआ, आपको मालूम नहीं? कोई इंटेलिजेंस नहीं? क्या सरकार चला रहा? आतंकवादी घुस के अभी फिर 3 को मारा गया, धीरे धीरे करके मारेंगे, 100 से ऊपर आए हुए। कहां है ये सरकार? ये सरकार चलाना नहीं जानती। इसीलिए आप यह देश को तोड़ना चाहती है, देश में विभाजन करना चाहती है। ये जीती ही सिर्फ हिंदू मुसलमान पे है, इसके अलावा ना उसको नौकरी देने से मतलब है। 80 करोड़ लोगों को कहता है कि मैं 5-5 किलो राशन देता हूं। कभी भी एक बार 3% केवल हमारे देश में लोग हैं 140 करोड़ में, 2%, यानी कि 2.80 करोड़ लोग, जो लोग टैक्स देते हैं। उसको तो 12 लाख का आपने दे दिया। अगर 12 लाख से ऊपर हो गया तो उस पर टैक्स पूरा 30% लगेगा। लेकिन जो आदमी अंबानी अदानी से लेके गरीब आदमी जो रिक्शा उठा रहा है, ठेला चला रहा है, जो जमीन पर बैठा आपका जूता ठीक कर रहा है या सब्जी बेच रहा है, उसके ऊपर तो बराबर का 18% जीएसटी है। अब आपने 5 किलो अनाज तो दे दिया, 1,500 रुपये आपने गैस बना के रखा हुआ है। तेल जो 80 रुपए किलो था वो 300 रुपए का मिलता है। और ये तो खैरात की जो राजनीति हो रही है, ये तो आप देख लीजिए कि दिल्ली में ये फेलियर मैं उसके लिए नहीं जाता। मैं उस पर नहीं जाता। मैं कहता हूं कि ये जीएसटी है तुम है ना, वो कहते हैं जीएसटी काउंसिल है। जीएसटी काउंसिल में 31 राज्य हैं, तुम्हारा मेजॉरिटी है, आपने कहा भी था लोकसभा में। तो उसमें 16 बीजेपी है, 4 इंडिया, मतलब 20-31 में तुम हो। और सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें शेयर है 1/3, जितने बैठे हो वोटिंग करके उतना मेरा। तो मतलब 31 में 20 तुम, 10 तुमको और मिल गया 1/3, 30 तुम हो 41 में से। बदल दो, कर दो जीएसटी 0। पेट्रोल डीजल खत्म करो। पेट्रोल डीजल बहुत हुई, पेट्रोल डीजल की मार अब की बार टन 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 सरकार। इसीलिए ये इसकी व्याख्या बहुत देर से मिली, लेकिन मिली। और ये थे ये आपके ये गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह, आपको सच बात बताता हूं, मेरे घर में आकर बैठा रहता था। लाल बाबू रहते हैं, उतना मूड में रहते हैं, थोड़ा बेचारे अपने भूमिहार है मतलब, लेकिन वो थोड़े अपने मूड में रहते हैं। मूड में नहीं रहते, इनकी जबान नहीं थी, इनकी बेचारे बोल नहीं पाते थे, बहुत बुरा हाल था। घर पर आते थे, ठीक है, अच्छा मंत्री बने, उनको बड़ी शुभकामनाएं। अगले दिन हमको मिले तो गैलरी में गाली देने लग गए। अब कौन इनके मुंह लगे,
कीचड़ के आपने पत्थर भी फेंको। कम नहीं धोया। नहीं तो हमने तो सिर्फ जो सच्चाई थी वो बयान की, और उनको मानना चाहिए था, हाँ मेरे कारण से उनको ये एमएलसी पद मिला था, मानना चाहिए था। मान लेते तो बहुत बड़ा उनका वो हो जाता, मेरी बात चुप हो जाती, मतलब मेरा ये होता, मुंह नहीं दिखाने को होता, वो कह देता ना हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये, तो फिर हम क्या बोलते आगे, बात नहीं बनती ना। नहीं लेकिन मान ले तो और हमने देखिए, हमने बार बार सभापति जी देखिए बोल रहे हैं मैं जवाब दूं, देखिए ये बोल रहे हैं जवाब, नहीं 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 आप हमको बोलिए। हरिवंश बोल रहा जी था शायद पीठाधीश थे। अरे साहब, हरिवंश जी राज्यसभा में है हुजूर, अच्छा राज्यसभा में, लोकसभा में तो राज्यसभा जगदम्बिका प्रसाद थे। जगदम्बिका प्रसाद थे, और बार बार आपको टोक भी रहे थे, हालांकि वो भी तो मतलब आए हुए ही हैं कांग्रेस से। जो भी हो सर, अभी तक हम लोगों ने केंद्र और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हो गया, आपका सर यहाँ पर अभी कितना दिन पूरा हुआ? मेरा 4 जून को साल होगा। 4 जून को एक साल, 4 ही तारीख को आया था ना। घर और तो मिल गया, सब कुछ सब सेट हो गया। अरे इतना लंबा अरसा, आप क्या कहें। क्या आलू वालिया जी ने छोड़ा नहीं, मेरी पत्नी को जगह थी, आवश्यकता, चढ़वड़ नहीं पाती थी, और बहुत कहा नहीं आए, नहीं माने। वो तो बहुत दुखद रहा सबके आलू लिए। वालिया जी ने अभी भी कब्जा करके रखा हुआ है। खैर वैकल्पिक व्यवस्था तो हो गई है। सर ये आपका जो लोकसभा सीट है, इसको आपने क्या देखा, मतलब यहाँ की समस्याएं क्या क्या है आपके हिसाब से? मैंने दुर्गापुर भी देखा, बर्धमान जो कि इंडस्ट्रियल है, बर्धमान जो किसानों का एरिया है, दोनों जगह काम करने का अवसर मिला है मुझे। जब नई दिल्ली में था तो नई दिल्ली में अर्बन एरिया में काम किया, और जब दरभंगा में था तो रूरल गांव के एरिया में काम करने को मिला। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत फास्ट है यहाँ काम करने में। अच्छा। हाँ, बिहार की तरह नहीं है। कभी बिहार को बोलते थे वन ऑफ द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट जब अंग्रेज गए थे। यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आप बात करिए एडमिनिस्ट्रेशन में, विद इन 24 आवर्स आपके पास जवाब आ जाता है। आप कुछ करना चाहते हैं, आप उनको बताते हैं कि भाई ये मेरा विजन है, ऐसे करना है, 24 घंटे से 48 घंटे में तैयारी करके दे देते हैं। मैंने यहाँ पर बोला, कमिश्नर पुलिस से बात हुई, उनका भी आया कि सिक्योरिटी को लेकर कैमरास की आवश्यकता है। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे बताइए कि कैमरास कितने सीसीटीवी कैमरा आपको लगाना है, क्योंकि दुर्गापुर में है, और अगर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं उसमें से मान लिए कहीं पर पता लगता है कि कहीं कुछ हो गया, डकैती हो गया, कहीं कोई किसी का किडनैपिंग हो गया, या कहीं जो दीदी बोलती हैं कहीं पर अगर माइनिंग मूनिंग का प्रॉब्लम क्या क्या चल रहा है, तो वो कैमरास तो हमने कहा ले लीजिए। तो हमने उसमें 30 लाख का कैमरा दिया। आज आने वाले थे शायद सीपी साहब आपके पास। हाँ। तो कल संभवतः प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी इस विषय के ऊपर। तो हमने कहा बिल्कुल, पुलिस के लिए क्यों नहीं, क्योंकि अगर लोगों की सुरक्षा, दुर्गापुर के लोगों ने मुझे जिताया, यहाँ के लोगों ने आशीर्वाद दिया कि मैं उनकी सेवा कर सकूं, तो उसमें अगर उनकी सुरक्षा को लेकर इतना लगता है तो फिर क्यों नहीं। आदरणीय प्रदीप मजुमदार जी हैं, हमारे MIC हैं, मेरे बड़े भाई की तरह हैं, उनका हमको मार्गदर्शन मिलता रहता है, उनका बड़ा हम आभारी हैं। दो तीन चीज मैं जल्दी से पूछ लूं, सब आप पल की ओर है हम लोग। पहला चीज तो यह है सर कि मैंने चूंकि आपके इंट्रो में ही कहा था कि मैंने बहुत कम मुखर सांसद देखा जो दुर्गापुर के लिए लोकसभा में बोलता हो। तो आप देखिए, हम लोग को नहीं पता था आपके बारे में, मतलब हम लोग तो ऐसा सोचते थे कि सर आप भी आएंगे और बहिरागतों की तरह चले जाएंगे। आपने खूंटा गाड़ दिया, वो बात अलग है, लेकिन हम लोग, दिलीप दा आए थे तभी भी हम लोगों ने यही बात किया था। 2-3 सवाल आपसे पूछना चाहता हूं मैं। पहला चीज है कि आपने मतलब जो हिंदुस्तान फर्टिलाइजर के लिए जो आपने लोकसभा में बात कही थी, दूसरा आपने काजी नजरुल एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए कहा था, और सबसे ज्यादा जरूरी है सुबह में एक फ्लाइट दिल्ली के लिए। ये जो चीजें डीवीसी के लिए आपने जो कहा था, उसके बाद ये आपका ये डीवीसी के सामने जो पुल है, पुल, हाँ, NH के ROV के लिए आप लोगों ने कहा था। हाँ। कहाँ है मामला, सब लंबित कहाँ है? आपको क्या जवाब मिला? देखिए, इन सब मामलों के अंदर यह तो तय है कि केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी के अंदर एक विद्वेष वाली भावना बहुत है। अच्छा, जो दीदी बोलती है सही है। हाँ, बहुत विद्वेष वाली भावना है। यानी डबल इंजन नहीं होगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा। डबल इंजन को छोड़िए आप, फेडरल मतलब मैंने कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। ये बहुत विद्वेष है इसमें। अच्छा, बहुत विद्वेष है। एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनका केस चल रहा है, लोगों ने उनकी पढ़ाई लिखाई के ऊपर प्रश्न किया हुआ है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, एक बार उनका मैं टीवी पे बोल रहे थे, उन्होंने कहा था मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ भाई। और एक बार राजीव शुक्ला से टीवी पर उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उसमें कहा था मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 6ठी 7वीं पास ज्यादा नहीं हूँ।
ये उन्होंने खुद बात कही थी। अब वो दूसरी बात है कि उनका 1983 का जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस की बात कहते हैं उस समय कोई सब्जेक्ट ही नहीं था, और जो फॉन्ट 1983 के उनके सर्टिफिकेट में स्पेलिंग मिस्टेक के साथ लिखा हुआ वो 1996 में आया था, तो 13 साल पहले आगे ज्ञानी हैं। ईमेल उन्होंने 1983 में भिजवा दिया था। ये तो व्यक्तिगत हो जाएगा, लेकिन व्यक्तिगत नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मतलब ये तो सही है कि देखिए, मोदी है तो मुमकिन है, गुजरात में तो उसने साबित किया है। वही तो हमने बता रहे हैं ना, ये देखिए ना, मोदी है तो जो डिजिटल एक 1986 में है वो 1983 में आ गया। यही मुमकिन है, ये मुमकिन है, है? क्यों नहीं मुमकिन है? 2 करोड़ नौकरी हर साल मिलेंगी, वो नौकरी नहीं मिली उनको रोजगार बोल दिया कि पकौड़े तल लो। तो मोदी है तो मुमकिन है। तो दीदी भी तो चॉप बिकने के लिए बोलती है, क्या चीज? बोलती है चॉप बिक्री करो। लेकिन आप मुझे एक चीज ये बताओ, चॉप बिक्री करो, बिल्कुल करो, लेकिन आप मुझे इस तरीके से बताइए कि जिस प्रकार से लोगों की योजनाएं जिंदगी से लेके जीवन से लेके मरण तक जो योजनाएं की हुई हैं और जिस प्रकार का सहयोग केंद्र सरकार से मिलना चाहिए, केंद्र सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपया हमारा रोक के रखा हुआ है। उसका क्या? उस 2 लाख करोड़ में आप सोचिए कि क्या क्या नहीं हो सकता था। अभी नई नई चीजें, आई टेक उन्होंने शुरू किया है, टेक्निकल एजुकेशन और कल्चर, वो सारा कुछ वो करेंगे। वो सेंटर बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? उसमें कितने लोगों को नौकरी मिलेगी? मैं तो स्पेसिफिक दुर्गापुर के बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ। तो फिर आप बाहर चले गए ना, इसीलिए हम बाहर हम भी चले गए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये हिंदुस्तान फर्टिलाइजर के पुनर्जीवन का कोई हम लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, एक हल्दिया का भी था, इन्होंने हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड 3 जगह को बना के किया था। एक था बरौनी, एक था हल्दिया और एक था दुर्गापुर। ये 3 को लेके वहां इनकी सांठगांठ हो गई नीतीश कुमार के साथ, ठग से बरौनी हो गया। जबकि जितनी सुविधा हमारे पास दुर्गापुर में है, बिजली यहाँ है, पानी यहाँ है, पाइपलाइन आया हुआ है, कोयला यहाँ, कोयला यहाँ है, गैस का पाइपलाइन वर्धमान से 13,000 मीट्रिक उसका आने वाला है। वो सारी चीजें होने के बाद 1 रुपया पर 1,000 एकड़ जमीन उसको दी गई है। विद्वेष तो जलन उसको बहुत होती है, ईर्ष्या। वो ईर्ष्या का कारण है, जब वो आता है तो बेचारा ऐसे बोलते हैं, जो दीदी ओ दीदी, हास्य में बोला था, व्यंग में बोला था। अगर प्यार से बोलता ना तो समझ में भी आता है, लेकिन ऐसा हास्य नहीं करना चाहिए किसी इंसान को, उचित नहीं है। मुर्गी है, हाँ, महिला के साथ एक मात्र तब थी, अब तो दूसरी भी आ गई। तो मतलब ये है दीदी ओ दीदी करना, फिर माँ मीट मछली मंगल सूत्र ले चले जाएंगे तुम्हारा ये अंडाल एयरपोर्ट का क्या होगा? अंडाल एयरपोर्ट की लड़ाई लड़ी जा रही है। अब ये तो किसके अंडर में है? नहीं, मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ही है ना भाई। सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ? ये तो मतलब बेसरकारी उद्योग है और राज्य सरकार का इसमें स्टेक है सर। ये तो राज्य सरकार का स्टेक है। या यदि पूरी जानकारी नहीं हो ना तो मदन जी, आपके जैसे जिम्मेदार पत्रकार को ये बात नहीं करनी चाहिए। ठीक, देखिए, यह जो 2-3 कंपनीज मिलकर के की गई थी, लेकिन जो एयरपोर्ट का जो एरिया रहता है वो तो खैर केंद्र का रहता है। लेकिन ये हवाई जहाज जो आएंगी वो केंद्र से ही लेकर के आनी पड़ेगी ना। हाँ बिल्कुल, वो तो मंत्रालय के अंदर ही आएगा। एविएशन हमने कहा है कि यहाँ पर एक बढ़िया आपका कार्गो सेंटर बन सकता है। ऑलरेडी है सेंटर, लेकिन वो चल नहीं रहा है। एग्जैक्टली, बढ़िया कार्गो सेंटर। जब आप फ्लाइट्स यहाँ बढ़ाएंगे, जब आप यहाँ अनुमति देंगे आने की, तो एटीसी कौन चलाता है? सिविल एविएशन कौन चलाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ही चलाता है ना। तो जब तक आप वह सब कुछ नहीं देंगे, तब तक इसका उपयोग कैसे होगा? आपका कलकत्ता है एक तरफ जो सैचुरेटेड है। हाँ, ठीक है, यहाँ आपका हो सकता है, आप सीधा एनएच से जुड़े हुए हैं, आप 3 किलोमीटर अंदर से निकलिए, आइए सीधा आप एनएच पर आ गए। लेकिन देखिए, आप बोल रहे हैं अंडाल को ये करने के लिए, और आपके आसनसोल के सांसद बोल रहे हैं कि नीघा में सैनिकों का के एक्वायर किया हुआ पुराना एयरपोर्ट है, युद्ध के समय बनाया गया था उसको, तो क्या गली गली में एयरपोर्ट थोड़ी बनेगा? नहीं, देखिए, तो ये भी तो आप लोग के बीच में तो भी सामंजस्य होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि हर एक सांसद होता है, वो अपने क्षेत्र में चाहता है कि मेरा एयरपोर्ट चले। क्यों नहीं चाहेगा वो? ये अंदाल भी तो उन्हीं के क्षेत्र में आता है, ऐसा थोड़ा ना कि अंदाल मेरे क्षेत्र में आता है, अंदाल भी उन्हीं के क्षेत्र में पड़ता है। और जब हमारे पास अगर ऐसे हैं और छोटी छोटी फ्लाइटें गुवाहाटी के लिए और दूसरी जगह बन रही हैं, तो उनका उपयोग हो सकता है, जो शत्रुघ्न सिन्हा जी कह रहे हैं। इसमें खराबी क्या है? आप इंग्लैंड चले जाइए, इतनी से है, हरियाणा से भी छोटा है देश। बिल्कुल, हरियाणा से भी छोटा है। वहां पर मैनचेस्टर से लेकर 500 वहां पर चलता है, 500 हवाई वहां पर अड्डे हैं। फिर छोटा छोटा है, इस्तेमाल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? आजकल तो उसके ऊपर पानी से 4 फुट ऊपर एक होवरक्राफ्ट चलता है,
फर्स्ट क्लास है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ये सब चीज क्यों नहीं देखते मोदी जी? सर हम लोग आखिरी दौर में हैं, एक चीज आपसे पूछना चाहते हैं लास्ट, इसके बाद समापन करेंगे। इस दुर्गापुर में जब आप चुनाव लड़ने आए तो आपके प्रतिद्वंदी दिलीप दत्त थे। आपने पब्लिक मीटिंग में कहा है कि दिलीप घोष बदतमीज आदमी है, और दिलीप घोष ने भी मुख्यमंत्री के नाम से बहुत उलूल जुलूल बातें कही थी। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, सबको हो रही है खबर चुपके चुपके। तृणमूल के साथ दिलीप दा का संबंध अब वो पहले वाला जगह पर नहीं है बहुत, और दीघा में जगन्नाथ मंदिर के उद्घाटन के बाद परिस्थितियां और भी बदली हैं, और बाकी जो हाल फिलहाल में जो घटनाएं घटी उससे भी। हाइपोथेटिकल सवाल है सर कि अगर कल दिलीप दा के साथ आपके मतलब आमना सामना हो जाए एक ही जगह, तो कैसे रिएक्ट करेंगे? जिस दिन पोलिंग था उस दिन आमना सामना हुआ था तो हम गले मिले थे। अच्छा, कोई व्यक्तिगत लड़ाई किसी से थोड़ा ना होती है। अब पार्लियामेंट के अंदर भी जाते हैं तो बीजेपी वाले हैं तो कोई उनसे मेरी व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ा ना है। साथ बैठ के चाय भी पीते हैं, कॉफी भी पीते हैं, उसमें तो वो नहीं है। लेकिन हाँ, शब्दों का चयन सही होना चाहिए, बात करने का सलीका होना चाहिए, क्योंकि बंगाल के लोगों को भद्र मानुष माना जाता है, और भद्र मानुष की संज्ञा वही होती है जो बदतमीजी नहीं करता। मतलब अगर दिलीप दा कभी तृणमूल में आए तो आप उनका स्वागत ही करेंगे? देखिए, मैं इस पर नहीं कुछ टिप्पणी कर सकता, क्योंकि अगर ये होता या वो होता, हाइपोथेटिकल मैंने आपको कहा ही पहले। तो ये होता तो कुछ भी हो सकता है, राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है। सर, दुर्गापुर, पश्चिम बर्धमान और बाकी आपके क्षेत्र के लोगों के लिए अगर कुछ संदेश आपका? नहीं, सिर्फ हम ये कहेंगे कि आप लोग का आशीर्वाद मिला, और आप लोग के साथ आपका भाई, आपका बेटा, आपका चाचा, आपका काका, आपका ताऊ सब बन करके आपके साथ मिलकर आगे काम करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि हर काम तो होना संभव नहीं है, लेकिन आपके सुख दुख में रहने का मेरा सदैव प्रयास रहता है। दुर्गापुर और बर्धमान की आवाज़ पार्लियामेंट में उठाता रहा हूँ और उठाता रहूँगा। आप लोगों का सहयोग, साथ, समर्थन, आशीर्वाद मिलता रहे तो अवश्य हम बहुत बड़ी मंजिलों को हम लोग पार करेंगे। तो आप सबों को मेरी ओर से बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। मैं इसी नोट पर ख़त्म करूंगा कि कीर्ति आज़ाद की जो शख्सियत है, उस शख्सियत को 1 घंटे में समेटना संभव नहीं है। बहुत सारे पहलू अनछूते रह गए। कीर्ति आज़ाद के खेल पर बात नहीं हो पाई। कीर्ति आज़ाद को एक ज़माने में मतलब जैसे पाकिस्तान के इमरान खान को मतलब एक बहुत माने आकर्षित मतलब हर जगह पर जाना जाता था। कीर्ति आज़ाद का भी अपना एक जलवा था, तो नहीं बात हो पाई, हिंदी पर बात नहीं हो पाई, हिंदी के राजनीति पर बात नहीं हो पाई। मुझे विश्वास है कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ है ये आगे भी चलेगा। पार्ट 2 करेंगे। हाँ, मतलब ये हम पार्ट 2 करेंगे, पार्ट 2 करेंगे। चलिए, ये हम लोग के लिए एक कमिटमेंट रहा आप लोगों से, क्योंकि मतलब इसमें पेट तो भरेगा नहीं और नहीं हो पाया, तो फिर भी समय की मर्यादा है और साहब आज ही आए हैं। तो मैं पूरे आप लोगों की ओर से और एक्सप्रेस परिवार की ओर से इतने कम समय के नोटिस में आने के लिए, और सबसे बड़ी बात, राजनीतिक व्यक्ति कभी अपना वचन नहीं निभाता कि भाई मैं बोल रहा हूं कि मदन जी आपके साथ एक शो करूंगा और अगला खुद फोन करके बता दे कि मैं आ गया हूं, दुर्गापुर आ रहा हूं। ये तो अनुभव अपने आप में मतलब बहुत कुछ पाने जैसा है। तो सर, आपको पूरे एक्सप्रेस परिवार की ओर से धन्यवाद। आपने वादा रखा और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, आपके हर पॉजिटिव काम, और आप इसमें हम लोग का सहयोग रहेगा। इस विश्वास के साथ आज आपको विदा करते हैं। जय बांग्ला। जय बांग्ला। এই হলো ডেডলাইন কমিউনিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড। আপনারা দেখছেন এক্সপ্রেস নিউজ, খবর নেয়, খবর দেয়।